हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट की, जिसमें आज हम लोग मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से मसल्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या उनका काम होता है, कैसे वो दिखते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। इससे पहले भी हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट का एक टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। आप वहां से सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर रहे थे हम लोग मसल्स की। तो जैसे कि हमने स्पर्मेटोजोआ देखा था, जहां पर फ्लैजिलर मोमेंट जो है वो उसकी स्विमिंग में हेल्प करता है, उसी तरह से स्पॉन्जेस हैं। तो स्पॉन्जेस के अंदर जो वाटर करंट का मेंटेनेंस है उसके कैनाल सिस्टम में, वो भी फ्लैजिला ही बनाए रखता है। और प्रोटोजोन्स की भी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, जिसमें हमने देखा था जैसे कि यूग्लिना जो है वो एक प्रोटोजोन है, तो लोकोमोशन में उनकी फ्लैजिला ही हेल्प करता है। उसी तरह से जो मसल्स है वो हमारे अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं, राइट। और जैसे कि ह्यूमंस जो हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब कि 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो मसल्स होते हैं ये हमारे मीजोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब कि इनका मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, राइट। नेक्स्ट चीज जो है वो ये है कि लगभग एक ह्यूमन एडल्ट का जो बॉडी वेट होता है, अ, उसमें से 40 से 50% जो भार होता है वो हमारे मसल्स का ही होता है, राइट। और इनके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हम इनको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, इलास्टिसिटी इनके अंदर होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है, राइट। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारे मसल्स के अंदर होती हैं। अब muscles have been classified using different criteria, namely locomotion, appearance and nature of regulation of their activities. अब मसल्स को क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि 3 भागों में इसको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ उनका लोकोमोशन, किस तरह से वो लोकोमोशन करती हैं, किस तरह से वो दिखती हैं और किस तरह से वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं, उनके बेसिस पे। तो बेस्ड ऑन देयर लोकेशन 3 टाइप्स ऑफ मसल आर आइडेंटिफाइड। तो लोकेशन के टाइप पे 3 तरह के मसल्स जो है वो होते हैं। सबसे पहला है स्केलेटल मसल, दूसरा है विसरल मसल और तीसरा है कार्डियक मसल। तो सभी का डायग्राम भी आप देख सकते हैं। स्केलेटल मसल देख रहे हैं आप, बिल्कुल ही सिलेंड्रिकल जैसी शेप की हैं। और यहाँ पे आप स्मूथ मसल देख रहे हैं, तो इनके जो ये एंड्स आप देख रहे होंगे, इनको बोलते हैं टेपरिंग एंड्स, मतलब कि एंड से ये थोड़ी सी पतली होती है और बीच से ये मोटी होती है। जो स्मूथ मसल होती है ये हमारी विसरल मसल ही है, राइट। और तीसरी है हमारी कार्डियक मसल। ये वाली मसल्स हमारे स्पेशलाइज्ड मसल होती हैं, जो हमारे हार्ट में पाई जाती हैं, राइट, जो हार्ट की फंक्शनिंग को सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले स्केलेटल मसल के बारे में। तो स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, राइट। तो ये सबसे पहले तो यही हमें जानना है कि ये स्केलेटल कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, उनके साथ ही अटैच्ड होते हैं, मतलब कि ऐसे मसल जो हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं, राइट। They have a stripped appearance under the microscope and hence are called striated muscles, right। तो ये skeletal muscles जो होते हैं ये stripped appearance दिखाते हैं, मतलब कि इस तरह की appearance आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इनको striated muscle बोला जाता है, right। as their activities are under the voluntary control of the nervous system, मतलब कि ये voluntary muscles होते हैं। voluntary से मेरे कहने का मतलब है कि हम ये हमारे कंट्रोल में होती हैं, कि अगर हमें हाथ हिलाना है तो हमारा ब्रेन इनको कमांड करेगा, तो तभी हम हाथ हिला सकते हैं, राइट। तो ये हमारे कंट्रोल में होती है, मतलब कि ये वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है हमारे नर्वस सिस्टम के, इसीलिए इनको वॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है। दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर। तो लोकोमोशंस में भी ये हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि टांगे जो हैं हमारे वो चलने में हेल्प करती है, राइट। तो लोकोमोशंस में भी प्राइमरीली यही हेल्प कर रही है। और अगर हमें बॉडी पोस्चर चेंज करना है, जैसे जो लोग योगा करते हैं या सोते हुए भी हम लोग अपने बॉडी पोस्चर से चेंज करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो बॉडी पोस्चर चेंज करने में भी यही वाले मसल्स जो है वो हमारी हेल्प करते हैं, राइट।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग विसरल मसल्स की तरफ। तो विसरल मसल्स जो हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होती हैं? तो ये हमारे होलो विसरल ऑर्गन्स में होती हैं हमारी बॉडी के, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। इस तरह की जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये जो स्मूथ मसल हैं या फिर विसरल मसल्स हैं, वो वहीं पाए जाते हैं। They do not exhibit any striation and are smooth in appearance. इनके बीच में कोई भी स्टेरिएशन नहीं देखी जाती है और ये स्मूथ होते हैं, देखने में भी बिल्कुल स्मूथ से लगते हैं, राइट। हैंस दे आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स, और इसीलिए इनको स्मूथ मसल्स कहा जाता है और नॉन स्टेरिएटेड मसल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बीच में स्टेरिएशंस नहीं देखी जाती हैं। देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो होते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, मतलब ये मसल्स जो होती हैं वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती हैं, राइट। तो इसलिए इनको इनवॉलेंटरी मसल्स कहा जाता है। दे एग्जिस्ट फॉर एग्जाम्पल in transportation of food through the digestive tract and gametes through the genital tracts, right। तो जैसे कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करना है, अगर हमने एक बार जो खाना है वो हमारे एपिग्लॉटिस से नीचे उतर गया, फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि अब खाना जो है वो वापस आ जाए या हमारे पेट तक ना जाए, कहीं बीच में हम लोग उसको रोक ले, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है मसल्स। ये कैसी होती है? ये इनवॉलेंट्री होती हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो मसल्स होती हैं हार्ट की, राइट। मैनी कार्डियक मसल सेल्स असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल। तो आप इस तरह की अरेंजमेंट देख सकते हैं, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस जो है ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है कि ब्रांचिंग सा पैटर्न है इनका, राइट। बेस्ड ऑन अपेयरेंस कार्डिक मसल्स आर स्टेरिएटेड। तो इनकी अपेयरेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कैसे होते हैं? ये स्टेरिएटेड होते हैं। दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, और ये इनवॉलेंट्री होता है, मतलब कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। अगर हम चाहें कि हमारे दिल जो है वो थोड़ी देर के लिए धड़कना बंद कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो ये इनवॉलेंट्री होते हैं एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी डायरेक्टली, कि ये डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए ये कैसे हैं? ये इनवॉलेंट्री हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की, थोड़ा डीप में बात करेंगे अब, ठीक है। ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ number of muscle bundle or fascials held together by a common collagenous connective tissue layer called fascica, राइट। तो जो skeletal muscles है हमारी बॉडी में वो एक बहुत सारे बंडल में पड़े होते हैं, राइट। और ये कैसे होते हैं? एक मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है वहां पर ये पूरे के पूरे बंडल में पड़े होते हैं, जिसको कि हम लोग फैसिका बोलते हैं, राइट। यहाँ नीचे भी आप इसका डायग्राम जो है वो देख सकते हैं, राइट। आगे हम लोग बात करेंगे, फिर साथ साथ में समझते भी जाएंगे डायग्राम की मदद से। ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर, मतलब कि एक जो मसल बंडल है जैसे इस तरह से, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से आपको मसल फाइबर्स देखने को मिलेंगे, राइट। ईच मसल फाइबर आर लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलिमा, राइट। तो जैसे कि ये एक मसल फाइबर है, ये पूरी की पूरी क्या है? ये पूरी की पूरी मसल फाइबर है। तो इसके ऊपर एक लेयर सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम लोग सार्कोलिमा बोलते हैं, राइट। इनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, और पूरा का पूरा किसको इनक्लोज किया उसने? सार्कोप्लाज्म को इनक्लोज किया हुआ है। मसल फाइबर इज अ सेंटियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है वो पड़े होते हैं, राइट। ये चीज़ इसमें याद रखने वाली है, क्योंकि ऐसा अरेंजमेंट इसी मसल में देखने को मिलता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई यहाँ पर पड़े होते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber is the storehouse of the calcium ions, right। तो यहाँ पर जो आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है, मतलब कि जो इस मसल का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो कैसा होगा? तो उसको हम लोग स्टोर हाउस बोलते हैं कैल्शियम आयन के। वहाँ पर पूरे के पूरे कैल्शियम आयन्स जो हैं वो पड़े रहते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अब थोड़ा सा और डीप में जाएंगे।
A characteristic feature of muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments और myofibrils, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये मायोफिब्रिल्स देखने को मिल रहे होंगे। इन्हीं की बात जो है वो भी की जा रही है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये बोल रहा है ईच मायोफिब्रिल हैज़ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट। हर एक जो मायोफिब्रिल है उसमें इस तरह के जो, ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंड्स होते हैं, जैसे कि आपको रेड मरून से कलर में जो दिख रहा है दैट इज डार्क बैंड, और एक दूसरे कलर का भी होता है जो लाइट बैंड होता है, राइट, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अभी इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे कि कैसा होता है लाइट और डार्क बैंड, राइट। नेक्स्ट ये चीज क्या बोल रहा है कि a detailed study of myofibril has established that the striated appearance is due to the distribution of pattern of two proteins। अब ये डार्क और लाइट बैंड एक्चुअल में क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है दो तरह के प्रोटीन्स की। कौन से दो तरह के प्रोटीन्स, तो ये है एक्टिन एंड मायोसिन, राइट। मतलब कि दो तरह के प्रोटीन्स वहाँ पर पड़े होते हैं, एक पैटर्न में पड़े होते हैं जिसकी वजह से डार्क और लाइट बैंड बन रहे हैं, और वो दो प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन, राइट। द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड इट इज कॉल्ड आई बैंड, और आइसोट्रोपिक बैंड भी इसको बोल देते हैं। वेयर एज द डार्क बैंड इज कॉल्ड ए और एनिस्ट्रोपिक बैंड कंटेन्स मायोसिन, राइट। तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं ये जो आई बैंड है, ठीक है, ये किस चीज का बना हुआ है, इसको आइसोट्रोपिक बैंड भी हम लोग बोल रहे थे, राइट। यहाँ पर ये आप याद रखेंगे, और इसके बीच में एक्टिन पड़ा होता है, एक्टिन, राइट। तो ये जो थिन फिलामेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक्टिन देखने को मिल रहा होगा, राइट। तो ये आपके आई बैंड है, और जो आपका मायोसिन वाला है, ठीक है, वो आपका डार्क बैंड है, मतलब कि आपका थिक बैंड बनाएगा वो, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिर। नेक्स्ट ये चीज क्या बोल रहा है कि both the proteins are arranged as rod like structure parallel to each other and also to the longitudinal axis of myofibrils। अब देखिए जिस ही एक्सिस पे मायोफिब्रिल्स पड़े हुए हैं उसी एक्सिस पर आपको सेम ये बैंड्स भी पड़े हुए नजर आ रहे हैं, राइट। इतनी सी चीज अगर आप समझ गए हैं तो ऑलमोस्ट आप समझ चुके हैं कि किस चीज की बात हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं। एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट, हेंस आर कॉमनली कॉल्ड एज थिन एंड थिक फिलामेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो अभी मैंने आपको वही चीज बताई है कि जो आपका एक्टिन वाला फिलामेंट है, राइट, वो आपका थिन फिलामेंट होगा, और जो मायोसिन वाला फिलामेंट है वो आपका थिक फिलामेंट होगा। उसके बाद इन द सेंटर of each eye band is an elastic fiber called Z line। अब हर एक आई बैंड के बीच में बिल्कुल सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर होता है जिसको हम लोग Z लाइन बोलते हैं, विच बाइसेक्ट इट, जो इसको मतलब कि आई बैंड को बाइसेक्ट करता है, राइट, कट करता है। ये भी देख लेते हैं Z लाइन कहाँ पर है, राइट। तो यहाँ पर इतना क्लियरली नहीं हमें दिख रहा है, तो हम नेक्स्ट वाले डायग्राम में भी यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर आपको जेड डिस्क सी नजर आ रही होगी, यही आपकी जेड लाइन है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। The thin filament are firmly attached to the Z line. The thick filament in the A band are also joined together in the middle of this band by thin fibers called M line, right। तो अब ये जो है ये हमें M line से जुड़े हुए दिख रहे हैं आपके A वाले, ठीक है, जो आपका A बैंड है, और जो I बैंड है वो कहाँ पर जुड़े हैं, वो आपके Z वाली लाइन से जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपको डायग्रामेटिकली ही समझनी पड़ेंगी, और क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी है वहाँ पर इतना क्लियर डायग्राम नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने 2-3 डायग्राम्स उठाए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जेड डिस्क दिखा रहा है, राइट, दिस इज योर जेड डिस्क, मतलब कि आपकी जेड लाइन है ये,
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है द प्रोटीन ऑफ myofibril between two successive Z line is considered to as the functional unit of contraction and is called sarcomere। अब देखिए, दो जो आपकी Z लाइन है, राइट, दो आपकी Z लाइन है, इनके बीच में जितना भी एरिया आता है उसको बोला जाता है सार्कोमेयर, और यही आपका कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में यही हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट चीज क्या है, तो इसको फंक्शनल यूनिट कहा गया है जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, जिसको हम लोग सार्कोमेयर बोलते हैं। और रेस्टिंग में, राइट, इन द रेस्टिंग स्टेट द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट partially overlap the free ends of the thick filaments, leaving the central part of thick filament. This central part of thick filament not overlap by thin filament is called H zone, right। तो ये जो एच जोन है ये आपका रेस्टिंग में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो है वो ओवरलैप नहीं करता है, राइट, ये ओवरलैप नहीं करता है, जिसकी वजह से ये रेस्टिंग में हेल्प करता है। और कॉन्ट्रैक्शन में कौन हेल्प करेगा, आपकी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा भाई सार्कोमेयर, ठीक, राइट। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग बैंड्स देख सकते हैं, ये है आपकी आई बैंड, राइट, ये है आपकी आई बैंड जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो नीचे वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ हुआ है यहाँ पर मसल का, राइट। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये करीब आ जाते हैं, यहाँ पर ये एच बैंड को ओवरलैप कर लेते हैं, इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्टेड दिखाता है, कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स इस तरह के दिखते हैं। और जब ये रेस्टिंग में होंगे, मतलब कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए होंगे, तो यहाँ पर एक एच जोन क्रिएट होगा जो जहाँ पर ये आई बैंड जो है वो इसको ओवरलैप किए हुए नहीं होंगे, राइट, जिसकी वजह से ये बीच का जो पूरा एरिया है ये क्रिएट हो रहा है, इसको एच जोन बोला जा रहा है। और ये रिलीजिंग में, मतलब कि जब ये रिलैक्स्ड रहता है मसल तब क्रिएट होता है, राइट। और जो सार्कोमेयर है वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, राइट, और वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा इस तरह के मसल्स बनेंगे, दोनों आई बैंड एच जोन को ओवरलैप कर लेंगे और उसको हम लोग सार्कोमेयर बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो ये भी आपको मैंने समझा ही दिया है। यहाँ ये काफ़ी अच्छा डायग्राम है क्योंकि इसमें आपको माइक्रोफाइब्रिल का भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पड़ा हुआ है, और ये आप पूरे के पूरे बैंड्स भी देख सकते हैं, ये भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ही पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि आपका जो डाउट है वो जल्दी से जल्दी क्लियर कर दिया जाए। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।